प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, कल से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया पर एक हंगामा बरपा है और क्यों ना हो, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग का सयाहती मकाम है और ये मुस्लिम अक्सरियती वाला इलाका बताया जाता है। हिल स्टेशन है पहलगाम, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ दहशतगर्दों की जानिब से, और उस हमले में अब तक की इतलात के मुताबिक 27 सयाह हलाक हो गए, जिसमें 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं। एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो नेपाली शहरी है और एक इंडियन नेवी का अफसर भी इसमें शामिल है। बहरहाल अब कुछ डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमित शाह साहब जो हैं वो फ़ौरन पहुँचे हैं मकबूजा कश्मीर, और अब सूरत हाल ये है कि इससे पहले कि सरकारी तौर पर कुछ कहा जाता, ऐलान किया जाता, भारतीय मीडिया की तरफ से एक बार फिर जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और एक बार फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान पर जो है वो दुश्मन तराजी, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहले कब कब हुआ, और जब भी कोई गैर मुल्की सदर या नायब सदर दौरा करता है भारत का तो ही ये इस तरह के वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं, इस पर जो है वो हम शामी साहब से ज़रा कुछ हिस्ट्री की भी बात करेंगे। शामी साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आ गया और पाकिस्तान ने दफ्तर ख़ारजा ने अफसोस का इजहार किया है इसके ऊपर, और साथ साथ लवाहिकीन से भी अफसोस का इजहार किया है। लेकिन दुख की घड़ी है, दुख की बात यह है कि हम तो अफसोस कर रहे हैं जहाँ ये वाक़या पेश आया है और वहाँ अब देख रहे हैं कि एहतजाज भी हो रहा है, और एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है? मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वहाँ के कुछ लोगों की हमने गुफ्तगू भी शामी साहब रखी है, अगर आप इजाज़त दें ज़रा दिखाएं कि लाल चौक में जो शहरी हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका कहना है, ज़रा देखिए शामी साहब। देखिए, जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। जो भी लोग मारे गए उनके साथ बड़ी हमदर्दी है हमें। अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र दे और उनकी रूहें जो हैं उनको आसूदा करे। कुरान करीम ने कहा है कि एक जिसने किसी एक इंसान को भी नाहक कत्ल किया, पूरी इंसानियत, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यहाँ मुसलमान नहीं कहा गया, इंसान। तो आम शहरी जो सयाह थे, अपने सैर के लिए, तफरीह के लिए गए हुए थे। और मकबूजा कश्मीर वैसे तो पूरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो 2 उसके सयाहती मकामात हैं, एक पहलगाम है, एक गुलमर्ग है। अच्छा। तो एक ऐसी खूबसूरती है कि जन्नत का नज़ारा है, और वहाँ ये छुपे हुए थे हमला आवर जो हैं, उन्होंने निशाना बनाया। तो पहले तो कहा गया कि वो मजहबी शनाख्त जो है वो पूछी, हाँ जी, और उसके बाद निशाना बनाया गया, लेकिन फिर उसकी तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि मरने वालों में मुसलमान भी शामिल, हाँ जी, और एक मुसलमान की तो नमाज जनाजा आज अदा, आदिल हुसैन शाह नामी, ये उमर अब्दुल्ला भी शरीक हुए। तो बहरहाल ये जैसे दहशत गर्दी है इसकी मजम्मत की जाएगी, और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ उसने गम और गुस्से का इज़हार शुरू कर दिया, जहर उगलने लगा। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से बात की और हमदर्दी का इज़हार भी किया। अगरचे के जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था उस वक़्त भारत की तरफ से उसकी मजम्मत नहीं की गई थी, बिल्कुल, और हमदर्दी का इज़हार नहीं किया गया था। पूरी दुनिया, यानी रूस, अमेरिका, चीन, हर एक ने उस हमले की मजम्मत की थी, बिल्कुल, लेकिन भारत जो था उसकी ज़बान को ताला लग गया था, क्योंकि भारत अपने मामलात पे जिम्मेदार है। अब बड़ी जो अजीब तफसील जो आ रही है ना, अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वांस जी, वो उनकी अहलिया जो हैं बेगम उनकी, वो भारतीय निजात है, बिल्कुल, उनका ताल्लुक भारत से है जी, हाँ, और उनके साथ वो भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, बिल्कुल, उनका बेटा भी है उनके साथ जी, हाँ। अब मोदी इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और उनसे तबादला ख्याल किया। उसके बाद वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए, नरेंद्र मोदी, और वहाँ सलमान बिन अब्दुल अजीज जो शहजादा साहब हैं उनसे उनकी मुलाकात, मोहम्मद बिन सलमान साहब, और फिर लेकिन यह है कि उस दौरान उनको खबर आई और वहाँ उनके एजाज़ में जो ईशाइया था वो दे रखा था शहजादा ने, लेकिन वो फिर उन्होंने माजरत की कि मैं शरीक नहीं हूँगा, सही, वो ईशाइया मनसूख कर दिया गया और वो वतन वापस रवाना हो गए, और ताकि अपने जो हम वतन हैं उनके साथ खड़े रह सके इस गम की घड़ी। पहुंचते उन्होंने एक आला सतह की मीटिंग भी जो है उसकी सदारत, जो तफसीलात सामने आई है ना, अब उसमें जो आ रहा
कि भाई ये जो है, जब भी कोई अमेरिका का सदर आता है और कोई ना कोई इस तरह की वारदात हो जाती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हाँ जी, 20 मार्च 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन आए थे, तो मकबूजा कश्मीर के जिला यही अनंतनाग में बिल्कुल यहीं पे चट्ठी सिंहपुरा के मुकाम पर ऐसा ही दहशतगर्दा हमला हुआ, सिख, जिसमें लेकिन 35 सिख जो हाँ है जी। मौत के घाट उतार दिए गए। और भारत ने कहा ये तो कश्मीरी जो है जंगजू उनका काम है, लेकिन उसकी बाद में तफसील बयान करते हैं। 1 मार्च 2006 को जो अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश है, जी हाँ, वो इंडिया के दौरे पर आए और उनका दौरा खत्म हुआ। और 7 मार्च को जो हिंदुओं का एक मुकद्दस शहर है वाराणसी, बनारस उसमें मुख्तलिफ मंदिरों में बम धमाके हो गए। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि जनाब लश्कर तैयबा ने यह काम कर दिया। हाँ जी, इल्जाम ये लगा था। और नवंबर 2010 में सदर बारक ओबामा जो है अमेरिका के, उन्होंने भारत का दौरा किया। और उसके बाद फिर यह हुआ कि एक बार फिर वाराणसी में बम हमले हुए, जिनमें 37 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल। अब यानी ये ऐसी बात, और बड़ी देखिए बाद औक़ात ऐसा समझता है आदमी कि इंडिया के बारे में हमको तासुब का शिकार है। अच्छा, इसलिए ये जो भी वारदातें होती हैं उनको कहते हैं कि इंडिया इसका जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा ख्याल पैदा होता है ना। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात हुई, जो ये बिल क्लिंटन का जो दौरा है, हाँ जी, उसके उसके बाद ये 2006 में इस पर बड़ी गुफ्तगू हुई है कांग्रेस में। अच्छा, तो कांग्रेस के आर्काइव से उसकी डिटेल्स जो है वहां महफूज है, वो हमने निकाली इसकी। अच्छा, अब देखिए, जो अमेरिकी वजीर खारिजा थी ना, मैडलिन ऑलब्राइट, ऑलब्राइट, जी हाँ, उनकी किताब लिखी, उन्होंने किताब लिखी है उनकी, माइटी एंड द ऑल माइटी, ठीक, ताकतवर और सबसे बड़ा ताकतवर। सही है। और बड़ा खूबसूरत नाम है किताब का। उसके दिबाचे में सदर क्लिंटन ने लिखा है, दिबाचा सदर क्लिंटन ने लिखा। अच्छा, सही, क्या उन्होंने कहा कि 2000 में मेरे इंडिया के दौरे के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने सिखों के खिलाफ वमो गुस्से का इजहार करते हुए, बिल क्लिंटन ने कहा, लिखा ये किताब में, हाँ जी, हाँ, दिबाचे में लिखा, इजहार करते हुए 38 सिखों को कत्ल कर दिया। अच्छा, 38 नहीं, ये 35 यहाँ इसमें रिपोर्ट हो रहे थे। ठीक है, अगर मैं दौरे पर ना जाता तो शायद वो आज भी जिंदा होते। ओहो, लेकिन अगर मैं ऐसा करता और वहां ना जाता तो इसका मतलब यह है कि मैं इंतहा पसंदों से डर जाता और अपने फराइज जो थे अमेरिका के सदर के तौर पर उनको अदा करने में कोताही करता। गोया मेरे फराइज का तकाजा था कि मैं इंडिया का दौरा करूं। सही। और सदर क्लिंटन ने या वाज़ेह तौर पर ये इल्जाम लगाया है कि ये जो वारदात है ये हिंदू इंतहा पसंदों ने की थी। भारत का जो मौक़िफ़ है उसे कबूल नहीं किया उन्होंने। और अब बड़ी एक दिलचस्प बात है कि 2002 में वाशिंगटन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारतीय हुकूमत ने बिलाखिर ये तस्लीम कर लिया है कि जिस शहादत की बुनियाद पर या शवाहिद की बुनियाद पर कश्मीरियों को इल्जाम दिया गया था या मुजाहिदीन पर जो इल्जाम, वो सच्चे नहीं थे, झूठे इल्जाम थे, वो झूठे थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर बैरी बैरक ने भारतीय हुकूमत को मूर्ति इल्जाम ठहराया अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बाद कि ये काम भारतीय हुकूमत ने किया है। स्टेट टेररिज्म हो गया ना फिर। अब देखें, जो तफ्तीशी अदारे थे आजाद, 2 आजाद अदारे, उन्होंने इसकी तस्दीक की। उनमें एक तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, जिसका दफ्तर लुधियाना में था, अच्छा, और दूसरी मूवमेंट अगेंस्ट स्टेट ऑपरेशन, अच्छा, रियासत के जबर के खिलाफ तहरीक। ठीक। ये 2 तंजीमें जो हैं इन्होंने मुश्तरका तौर पर तहकीकात की और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये कत्ले आम जो भारतीय हुकूमत की ये पॉलिसी थी
कि अकलियतों को तहत किया जाए, ये उसका हिस्सा था। अच्छा। और कश्मीरियों पर इल्जाम लगाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सिखों को कत्ल कर दिया गया, ड्रामा रचाया गया ना। इसके नतीजे में आप कहते हैं वो जो आप देखिए उस वक्त ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो उस वक्त छपी, जिसमें कहा गया कि जो मोदी की ये जो भारतीय सरकार की पॉलिसी है, इसके नतीजे में 2.5 लाख सिख, 90,000 मुसलमान और सिर्फ नागालैंड में 3 लाख से ज्यादा मसीही कत्ल किए जा चुके हैं। और मुल्क भर में तो ये तादाद बहुत ज्यादा थी, यानी हजारों आसाम के रहने वाले, बुद्ध, दलित, मणिपुर के, तमिलनाडु के और दूसरी अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो हजारों की तादाद में उनको हलाक किया गया, उनको कत्ल किया गया। अच्छा, ये उनकी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट थी। इन रिपोर्ट को शामी साहब चैलेंज नहीं किया गया? ये किसी ने चैलेंज नहीं किया, ये रिकॉर्ड पर है। हाँ, तो फिर अमेरिकन जो कांग्रेस है, हाँ, उसमें ये पेश की गई है और वो उनके आर्काइव्स में मौजूद है। कितना बड़ा आर्काइव्स से मैंने निकाली हमने। जबरदस्त, देखिए इतना बड़ा सबूत है। अच्छा, और हमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है सर, हम वेलकम कर लें मोहम्मद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, साथ ही रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं शामी साहब। सर वेलकम करते हैं आपको। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि हमलावर जो थे ना, बड़ी दिलचस्प बात है उसकी रिपोर्ट। अच्छा, उन्होंने फौजी वर्दी पहन रखी थी। अच्छा, और एक लंबे कद का शख्स भी उनको लीड कर रहा था। अच्छा, जिसको वो कमांडर कह रहे थे। सही सही। और उन्होंने तमाम सिखों को जमा किया, 2 टोलियों में बांट दिया। अच्छा, उनका गुरुद्वारे की तरफ से मुंह कर ले और बैठ जाए। अच्छा, और जब वो बैठे 2 टोलियों में और गोलियां उनको मारी और हलाक कर दिया। ये रिपोर्ट हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। सही है। और ये जो लोग हैं, फिर इसमें जो वाशिंगटन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि 2002 में 2 अगस्त 2002 को उसकी रिपोर्ट छपी है कि भारतीय हुकूमत ने मान लिया है कि ये उसकी फोर्सेस ने ये इक़दाम किया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और कश्मीर के जंगजुओं पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाया गया था। तो ये जो फिर गुरमीत सिंह औलख जो है सदर कौंसिल ऑफ खालिस्तान के, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ये कश्मीरियों को क्या पड़ी थी कि सिखों ने उनका क्या बिगाड़ा था। एग्जैक्टली, हाँ। सिखों से कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं, झगड़ा नहीं, तो उन्होंने सिखों को निशाना क्यों बनाना था। तो ये काम भारतीय हुकूमत के एमा पर हुआ, स्टेट टेररिज्म हो गया ना, सीधा सीधा। और ये भारतीय हुकूमत की उस एफर्ट का नतीजा, जिसमें टारगेट करो, तहकीक करो अकलियतों को और सिखों को निशाने इबरत बना। गोल्डन टेंपल वाला भी वाकया। और मैं तो इसको देख के अब आप इसका क्या कहेंगे। उस वक्त ये रिपोर्ट हुआ, उस वक्त इंडिया की जेलों में 52,265 सियासी कैदी थे। अच्छा, और उन्होंने लिखा कि ये दो जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको टाडा के तहत पकड़ा गया था। ठीक है, ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, संजय दत्त को भी जिसमें पकड़ा गया, 1995 में खत्म हो चुका था। एक्ट खत्म हो गया, सही, किसी ने छोड़ा नहीं है। अच्छा, वो जेलों में सड़ते रहे। और ये उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए इस वाक़े पर कि ये जो सिखों का कत्लेआम है, ये नस्ल कुशी की एक बदतर मिसाल है। और ये आप देखिए, उसके बाद जो एक सॉफ्ट टारगेट नामी किताब छपी, जो 2 अखबार नवीसों ने मिलकर लिखी। अच्छा, एक बरतानवी था और एक कैनेडियन था। सही। उन्होंने कहा कि 1985 में भारतीय हुकूमत ने सिखों पर इल्जाम लगाने के लिए अपने ही एक जहाज को तबाह कर दिया 85 में। 85। अब ये देखिए आप, ये सारी तफसील है। बिल्कुल, यानी ये इल्जाम तराशी नहीं है, फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, हाँ, जो रिपोर्ट हुए हैं। और इंडिया जो है और वाशिंगटन टाइम्स ने
2002 में ये रिपोर्ट किया था, 2002 में, कि इंडिया जो है पाकिस्तान के सूबा सिंध में दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और सूबा सिंध को टारगेट किया हुआ है। सही है। तो इंडिया ये अब इल्जाम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, साबित हो चुकी है, ये सारी चीजें साबित हैं और खुद इंडिया की हुकूमत ने इनको तस्लीम किया है। और उसके बाद तो आप देख लीजिए कि सिखों को जैसे निशाना बनाया जाए दुनिया भर में, खुद पाकिस्तान के अंदर कितने कश्मीरी जो हैं टारगेट किए जा चुके हैं। और ये है, इसलिए अब ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो वारदात हुई है ये इंडिया की एजेंसीज ने अपने तौर पर कराई है और एक नया रुख देने के लिए पाकिस्तान से एक मुख्तलिफ तजियाकारों की मुख्तलिफ राय है। मसला ये कि पाकिस्तान उलझा हुआ है अपनी मगरबी सरहद पर, बिल्कुल, तो इस सरहद पर इसको भी गर्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो जंगबंदी है ना, ये जो जंगबंदी यानी जो हमारे बाजवा साहब हैं उनके साथ ये मामला हो चुका था ना, ये सरहद ठंडी है, बिल्कुल, इस पे इस वक्त कोई टेंशन नहीं है, ये जंग बंद है, यहाँ फायर बंदी हो चुकी है और मुसलसल चली आ रही है। सही, 2021 के बाद से आज तक। ठीक है। और अब उन्होंने ये बहाना बनाया है, अब इस बहाने बना के क्या करेंगे और क्या उनके इरादे हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सर फिर मोहम्मद अली साहब हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, वेलकम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। क्या आप कैसे देखते हैं ये अवामिल क्या है, क्या इसका मकसद क्या हो सकता है? मुख्तलिफ तजरियाकार मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, लेकिन ये तो इतने इंडियन एजेंसीज के बारे में और हुकूमत के बारे में तो इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि वारदातें करना, दूसरों को बदनाम करने के लिए और टारगेट करने के लिए, ये तो उनकी स्टेट पॉलिसी मालूम होती है। बिल्कुल शामी साहब, आपने थैंक यू, आपने मदऊ किया और बहुत जामिया आपका अपना तज्जिया था, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने जो आखिरी बात की वो बड़ी गौर तलब है हमारे आला हुकाम और फैसला साजों के लिए, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह नज़र आती है इस टाइमिंग की, सिलेक्शन की, वो 2-3 मुहर्रिकात हैं। पहले तो जिस तरह आपने खुद भी आप जानते हैं कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त भारत के दौरे पे हैं और आप जानते हैं कि ट्रंप इंतजामिया जब से इख्तिदार में आई है तो भारत के साथ कुछ थोड़ी सी कशीदगी पैदा हो रही है टैरिफ के मामलात पे भी। और आप जानते हैं कि जो आपने खुद भी जिक्र किया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता तौर पे सबूत फराहम किए हैं रॉ की इन्वॉल्वमेंट के, अमरीकी शहरियों के हलाकत के मंसूबे में। तो भारत को ये एहतमाल तो था कि अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट ये चीज़ें उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप इंतजामिया का जो इस वक्त उनकी जो इंटेलिजेंस असेसमेंट भी आई है एनुअल, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्रेट है वो टेररिज्म का है और होमलैंड सिक्योरिटी उनकी रेड लाइन है। तो अमरीकी सरहदों के अंदर अमरीकी शहरियों को हलाक करने के लिए अगर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्विस है और तो यकीनी तौर पे हाईएस्ट लेवल पे इसकी मनसूबाबंदी और अप्रूवल दी गई होगी। और आपको मैं याद दिलाता चलूं कि सदर बाइडन ने जो G7 समिट हुई थी भारत में, उसमें ये बात बाज़ाब्ता तौर पे खुद वज़ीर आज़म मोदी से उठाई थी और जो कैनेडियन वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी बजाते खुद वज़ीर आज़म मोदी से ये बात उठाई थी। तो इस दफ़ा भी इनको एहतमाल था, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में होमलैंड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये टाइमिंग जो है एक डाइवर्जन के लिए एक वाज़े जो है एक शवाहिद प्रोवाइड करती है। दूसरी बात जो आपने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मगरबी सरहद की जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो ये एक हकीकत है कि भारत की हिकमत अमली है कि TTP, BLA, BLF की पुष्टपनाही की जा रही है पाकिस्तान को मगरबी सरहद पे मसरूफ रखने के लिए। और जैसे ही पाकिस्तानी अफवाज ने उनके खिलाफ एक बड़े फैसला ऑपरेशन की कमर बांधी है, तो यूं लगता है कि उनको एक इनडायरेक्ट कुमक पहुंचाने की कोशिश है कि हम अपना ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म कर दें ताकि हमारी जो दिफाई कुव्वत है वो मुज्तमा होके भरपूर और फैसला कुन अंदाज में जो भारतीय प्रॉक्सीज BLA, BLF, TTP की सूरत में पाकिस्तान पे हमलावर हैं उनकी बेखगनी ना कर सके। तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैं एक खुशाइंद पहलू भी देखता हूं कि इस वारदात के नतीजे में दोबारा से भारत ने
मसले कश्मीर को आलमी सतह पे उजागर कर दिया है, क्योंकि मसले कश्मीर आप जानते हैं कि 3 एटमी ताकतों के दरमियान ये टेरिटरी है, 1 लाख से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो हमारे कश्मीरी जो बहन भाई हैं वो भारत के शुक्रगुजार भी हैं कि वो बाज़ाब्ता अपनी इस तरह की कार्रवाइयों से उनके मसले को दुनिया में उठाता रहता है। ठीक है, मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा सर, ये फरमाइएगा कि भारतीय मीडिया जो है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बात सरकार नहीं कहती वो मीडिया के मुंह से वहाँ जो है वो कहलवाया जा रहा होता है और रोका भी नहीं जा रहा होता उसको। अब भारतीय मीडिया एक तो ये कह रहा है कि जी ये वहाँ का 7 अक्टूबर है, यानी वो तशबीह दे रहा है कि जो इसराइल पर हमास ने हमला किया था वो क्यों कह रहा है, और दूसरा जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, कर क्या सकता है भारत? सरकारी तौर पे अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मीडिया के जरिए हो रहा है, तो क्या कर सकता है भारत? बहुत अहम सवाल किया आपने सलमान। 3 पहलू उसके बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं। पहली बात यह है कि ये टाइमिंग जो है, अगर आलमी मंजरनामा भी देखा जाए तो एक जब ये जंग इसराइल ने फलस्तीन पर मुसल्लत की थी तो आपको याद होगा कि उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म ने एक नया मिडल ईस्ट का नक्शा पेश किया था, जो कि सीपेक और BRI को काउंटर करने के लिए अमरीकी सरपरस्ती में भारत यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूनान के जरिए से यूरोप को तिजारती रास्तों से मुंसलिक करने का मंसूबा था, जिसका मकसद BRI और सीपेक को चैलेंज करना था। और ये मंसूबा और नए मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो पूरी दुनिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू ने जनरल असेंबली में पेश किया था। तो अब आप देखें कि ट्रंप साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट, और नायब सदर उनके भारत आते हैं, और अरब दुनिया से जो है इसराइल ख्वाहिश रखता है कि जंगबंदी के बाद अब्राहम अकॉर्ड पे अमल दरामद हो। और फिर आप देखें कि जो आवाजें इसराइल के अंदर और भारत के अंदर संजीदा दिफाई हल्के उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भारत को वही सलूक कश्मीरियों के साथ करना चाहिए जो कि इसराइल ने गजा के फलस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है। तो ये एक मैं लगता है कि एक ही सोच के 2 परतों हैं, 2 रुख हैं, एक ही हिकमत अमली के 2 शाखसाने हैं कि एक जानिब मशरिक वुस्ता में मुसलमानों की एक न्यूक्लियर पावर जो है वो उनके ऑपरेशन में और उनकी नस्ल कुशी में और एक्सपेंशनिज्म में, उनकी अराजी पे कब्जे में मुलविस है, और दूसरी जानिब वही तर्ज अमल भारत का मकबूजा कश्मीर के अंदर है। लेकिन उनके रास्ते में जो रुकावट है वो दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है, जिसकी सरबराही इस वक्त आप जानते हैं कि सिपह सालार जो हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर के हाथ में है, जो कि 6 साल पहले, आपको याद होगा, मैं सबसे अहम याद कराना चाहता हूं, 6 साल पहले जब भारत ने गलती की थी बालाकोट पे नाकाम हमले की, तो उस वक्त जनरल सैयद आसिम मुनीर DGISI थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें बहुत सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया। अभिनंदन का जहाज गिरा और उनको अगले दिन हमने बड़ी खंदा पेशानी से वापस कर दिया। अब जनरल आसिम मुनीर DGISI नहीं बल्कि कमांडर इन चीफ और आर्मी चीफ हैं, और मैं समझता हूं अगर इस वक्त उन्होंने कोई गलत फहमी के तहत कोई गलत हरकत की तो पाकिस्तान इस दफा बुर्दबारी और सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से मतलब मलहूज़ खातिर नहीं रखेगा। और भारत कोशिश तो कर रहा है, प्रोवोक तो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भारतीय मीडिया है मोहम्मद अली साहब, वो बार-बार आसिम मुनीर साहब का बयान जो है वो उसको कोट कर रहा है। तैयार और कहीं ज्यादा वो ऐसे हथियारों से लैस है जो भारत के अंदर इतनी ज्यादा तबाही फैला सकते हैं और उनको पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पे शर्मिंदा कर सकते हैं जिसका मोदी साहब मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये बता दीजिएगा कि जो अभी शामी साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि जाफर एक्सप्रेस जब हमला हुआ, किस तरह से वहाँ भारतीय मीडिया जो है वो चीज़ें खोल के रख रहा था, सपोर्ट कर रहा था दहशतगर्दों को, तो पाकिस्तान ने इसके बाद क्या किया, अपना मुकदमा किस तरह से पेश किया दुनिया को बताने के लिए कि भारत का जो है वो क्या किरदार रहा है? बहुत अहम सवाल है। अगेन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी और सोच भारत के साथ रही है उसको मौसमियाती तब्दीलियों के तहत तब्दील नहीं होना चाहिए। ठीक, देखें आपको याद होगा कि जो डिसइंफो लैब का मंसूबा था
वो एक आलमी मंसूबा था जिसमें 100 से ज्यादा ममालिक में 700 ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन अरबों डॉलर लगा के भारत ने सिर्फ इसलिए कायम किए थे कि मुसलमानों को, कश्मीरियों को और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो भारत की ये फुल टाइम लॉन्ग टर्म पॉलिसी है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज और बदनाम करने की। हम जब भारत की बात करते हैं तो हमारे बहुत से लोग जो मासूमियत में शायद वो मोमबत्ती माफिया के ज़रिए असर आ जाते हैं और वो उम्मीद उनके दिलों में जागती है कि जी हम दोस्ती कर लें भारत से। और भाई वो आपके मुल्क के अंदर हर दहशतगर्द तंजीम को, उन्होंने आपका मुल्क तोड़ा है, उन्होंने हर दहशतगर्द तंजीम की पुष्टपनाही की है और आप अमन की बात करते हैं। भाई जब कम से कम हम उनके प्रॉक्सीज को तो फैसला कुन शिकस्त दे दें, अमन की बात फिर बाद में की जाएगी। तो हमें ये पल में तोला और पल में माशा को छोड़ना चाहिए और एक मुसलसल मुदल्लिल जिम्मेदार अंदाज में एक एटमी ताकत के तौर पे बिहेव करना चाहिए और भारत की तमाम हकायक जो हैं आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके इस वक्त हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनके सामने तमाम सबूतों के साथ पेश करने चाहिए। ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शामी साहब, पहले ही पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हैं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, मलक तारिक अली साहब हैं, कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, हमारे तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा मलक बरकत अली के पोते हैं। अच्छा। उन्होंने मैसेज किया है कि ये जो पहलगाम है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, बिल्कुल। और श्रीनगर से ये 70 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ तो फेंसिंग हो चुकी है जिसमें हर वक्त बिजली दौड़ती रहती है बाढ़ में। बिल्कुल। इसलिए यहाँ से तो कोई इतना यानी हो नहीं सकता यहाँ से कोई पाकिस्तान से जाके और ये वारदात कर ले। बिल्कुल। सवाल तो फिर सिक्योरिटी पे उठ गया ना वहाँ की। हाँ, इसलिए जो भी है वो तो तलाश वही करना पड़ेगा, बुक्कल में चोर तलाश करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखें, मोहम्मद अली साहब अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। जाहिर है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान कोई तरने वाला तो नहीं बन सकता ना, तो पूरे कद से खड़ा है। लेकिन हम बुनियादी बात यह है कि हम जंग ना चाहते हैं, ना उसकी आरजू करते हैं, ना किसी पे मुसल्लत करना चाहते हैं। सही। हम अमन के मतलाशी हैं और अमन के ख्वाह हैं। तो मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान और भारत जो है इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो तो दोनों मुल्क जो हैं वो कोई मुश्तरका तहकीकात का कोई निज़ाम कायम कर दे। अच्छा, जैसे बॉर्डर के मामले में हॉटलाइन कायम है, राब्ता हो जाता है फौरी तौर पे, मुश्तरका तहकीकात की जाए ताकि पहुंचा जा सके उन लोगों तक जो मुर्तकिब हों इस तरह के वारदातों के। अगर इंडिया जो है उसके दिल में कोई खटका नहीं है, सही है, या कोई चोर नहीं है, तो मेरा ख्याल उसको इस बात पर गौर करना चाहिए और पाकिस्तान को भी गौर करना चाहिए। क्योंकि देखें, अमन जो है वो तो इंडिया की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है बेशक। और साथ ही ये देखें मसला जो है कश्मीर का मसला जो है कितनी देर हम इसको उलझाए रखेंगे। बिल्कुल, इंडिया को इस बात पे भी गौर करना चाहिए। बिलाखिर जो है मसाइल तो हल करना होते हैं और हो जाए, अमन से रहें, अमन से रहने दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अपने जो मुल्क हैं बड़े अपने काम वसीला लोगों का कोई सामान कर सके जीस्त का, उनको आगे बढ़ा सके, तो बहुत करने के काम है। ठीक है, तो भले यही हमें दुआ करनी चाहिए, ठीक है, यही कोशिश करनी चाहिए। सर अब फॉलोअप में जो है वो क्या जो है ना उसमें बातें और क्लियर चीज़ें सामने आती हैं। सर आगे बढ़ते हैं, बड़ा अहम एक इशू है और वो है किसान इस वक्त जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और आज किसान इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया कि जी अब हम गंदम जो है वो आइंदा नहीं उगाएंगे या कमी जो है ना उसके अंदर ले आएंगे, तो उससे क्या खदशात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं? क्या करेंगे? ये भी जज्बाती हो रहे हैं ना। अच्छा, और क्या उगाएंगे? फिर कुछ तो उगाएंगे ना ज़मीन पर, ज़मीन खाली तो नहीं रहेगी। अब देखें, ये जो सिंध हुकूमत है उसने भी गंदम नहीं खरीदी और पंजाब में भी नहीं खरीदी। अब जाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल है और किसानों की एक
पैदावार जो थी वो एक आमतौर पे यानी लगे बंधे तरीके से बिक जाती। एक बड़ा हिस्सा तो वो है ना जो देही इलाकों में आमतौर पर गंदम महफूज होती है अपनी ज़रूरत के लिए। सही। ठीक है, जो गंदम उगाने वाले हैं, जो उसको फिर मजदूर हैं जो उसकी कटाई करते हैं, वो उनके लिए उनको भी गंदम मुआवजा दिया जाता है। ठीक है। तो एक बड़ा हिस्सा देही इलाका जो है वहाँ तो गंदम महफूज हो जाती। ठीक है। जो शहरी इलाका है वहाँ हुकूमत उसकी खरीदारी करती थी और अब अचानक जो है हुकूमत कह रही कि हम तो खरीदारी नहीं करेंगे। बिल्कुल दूसरी तरह की स्कीम्स का ऐलान करें। खालिद तो हैं हमारे और साथ हैं। इसके नुकसानात भी होंगे किसानों को, उनकी आमदन जो है उसमें कमी वाक़ई होगी। मगर अब सवाल ये जहां हम पहुंच चुके हैं वहां करना क्या चाहिए, आगे किस तरह से आगे बढ़े। सर आशिक हुसैन गिरमानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वजीर ज़राअत हैं पंजाब के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और खालिद खोकर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। खालिद साहब से जरा पहले गिला शिकवा बताइए कि क्या आपके ख्याल में अब क्या किया जा सकता है जहां पढ़े हैं। पहली चीज़ तो यह है कि सैयद आशिक हुसैन गिरमानी साहब खुद जिम्मेदार हैं, प्रैक्टिकल काश्तकार हैं। वो कम अज़ कम आके आज आपके प्रोग्राम में ये बताएं कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर एकड़ लागत क्या है और इस वक्त रेट क्या मिल रहा है। ठीक है। मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमें रेट मिल रहा है वो आज का रेट 2000 रुपये है जी। अच्छा। हमारी मिनिमम जो लागत है वो 33 से 3400 रुपये हमारी पर एकड़ लागत है। ठीक है। और उससे हमें कम रेट मिल रहा है। गंदम जो है ना तमाम फसलों का इंजन है जी। गंदम की फसल बेहतर होगी अगर उसका रेट फसलों की माँ है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बाकी फसलें बेहतर होंगी क्योंकि आपके टोटल 4.5 करोड़ एकड़ में से तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम लगती है। इससे पैसा आता है, बाकी फसलों पे खर्च होता है। उसका सबूत ये है जी कि आपको 2 साल पहले 3900 रेट मिला। अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25 की। पिछले साल अगर रेट नहीं मिला तो ग्रोथ माइनस में आ गई, 1.1 पे आ गई। इस वक्त काश्तकार के पास बिल्कुल ही पिछले साल भी उसको नुकसान हुआ, इस साल भी नुकसान हुआ। सब्जियों में बाकी फसलों में भी उसको रेट नहीं मिला, नुकसान हुआ है। सब्जियों में रेट ना मिलने की वजह भी गंदम है क्योंकि जब गंदम का रकबा कुछ फ्री हुआ तो उस जो 4-5% रकबा था तो सब्जियां ज़्यादा लग गई। सप्लाई एंड डिमांड का जो है ना, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम। आज देखें प्याज 7 रुपये किलो है जी। काश्तकार को उसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं मिल रही। हमने हुकूमत से 12 दफ़ा एक गुजारिश की है कि आप एक चीज़ करें कि एक साइड पर लगे। हुकूमत को चाहिए, पिछले साल हुकूमत ने इसको डीरेगुलेट किया, हमें जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन अगर हुकूमत उस पर कायम रहती, IMF की खुद खिलाफ वर्जी ना करती, आज ये प्रॉब्लम ना होते। 8 अगस्त को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला के गंदम के रेट फिक्स कर दिए। खुद ही 3410 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी, खुद ही हमारा रेट फिक्स कर दिया 2600, 2600, 2650, 2675 तक मुख्तलिफ अजला के। 2800 पे 2 FIR भी दर्ज हुई। 2800 पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम बिक रही है। अच्छा, इस दफ़ा भी मोहतरमा सलमा भट्ट साहब हैं, उन्होंने बार बार आके टीवी पे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि हम 14 रुपये से ऊपर रोटी का रेट नहीं जाने देंगे। भाई जब आप उसको डीरेगुलेट करते हैं तो उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं, फिर ये है कि उसके रेट को किसी लिहाज से कंट्रोल नहीं करते जिस तरह बाकी फसलें हैं। वो तो कहती हैं जो आप कॉस्ट निकाल रहे हैं ना वो उसमें मुबालगा है। देखिए मैं कहती तूड़ी का रेट तो लगा ही नहीं रहे। देखिए तूड़ी बेचते हैं। देखिए मेरी अर्ज सुने जी, अर्ज ये है जी कि मैं अपनी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमारे मिनिस्टर साहब अगर इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए, जी बिल्कुल सुन रहे हैं। हमारे पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन के वो चेयरमैन भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, खुद जिम्मेदार भी हैं, खुद काश्तकार भी हैं। ठीक है जी, उनके पास उनसे मालूम कर लेते हैं किरमानी साहब, उनके पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, हमें साथ बिठाएं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। उसके बाद थंब रूल है दुनिया का जी एक कि उसके साथ काश्तकार को 25% प्रॉफिट मिलता है जी साथ, जो हमारा हक है। चलिए ठीक है, किरमानी साहब से पूछ लेते हैं। जी किरमानी साहब, अस्सलामुअलैकुम हुजूर, आप सुन रहे हैं जो खालिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, अब आप क्या फरमाएंगे? ये तो कह रहे हैं हम तो लुट गए हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे दावत देने का। खालिद खोकर साहब हमारे भाई हैं, हमारी मुलाकातों का सिलसिला इनके साथ रहता है, लेकिन जो मसाइल हैं वो यकीनन मुख्तलिफ हैं। मसाइल ये है शामी साहब के, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि पिछले साल ये बात की गई जब हुकूमत ने 3900 रुपीज एक इंडिकेटिव प्राइस दी और उसके बाद प्रोक्योरमेंट नहीं की। उसके पीछे बहुत वजूहत हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने वीट मंगवा ली, लेकिन फिर तब इन्होंने कहा कि जी इंडिकेटिव प्राइस आपने क्यों दी है। आज जब इंडिकेटिव प्राइस नहीं है तो ये सब कहते हैं, इनसे मुराद ओवरऑल सब जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि जी आज आपने इंडिकेटिव प्राइस क्यों नहीं दी। अब गवर्नमेंट पे तो किसी भी स्टेप पे
कोई राजी होने वाला नहीं है। अब पिछले साल इन्होंने सबने कहा असेंबली के अंदर कि गंदम की फसल अब नहीं लगेगी। गंदम की फसल सब ने हमने मिलकर जोर लगाया और हमने जो टारगेट था 1,65,00,000 एकड़, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई इदारों ने की, लिम्स ने की, स्पार्को ने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की, और सब ने कहा कि इतनी गंदम लगी। उसके लिए बहुत सारी हमने वीट सोइंग की, हमने इनिशिएटिव्स भी दिए फार्मर्स को। 1000 ट्रैक्टर हमने दिया वीट सोइंग के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं था और ये कोई छोटी वीट सोइंग पॉलिसी नहीं थी जो हमने उस वक्त दी। अब मसला ये है शामी साहब कि एक मुआहिदा जिसको इंडोर्स पाकिस्तान की चारों सूबों की लीडरशिप ने किया है, IMF, और उसको यकीनन पंजाब की लीडरशिप ने भी किया जो IMF के साथ है। अब अगर कोई कायदा कानून पाकिस्तान के 3 सूबों पर लागू है तो वो यकीनन पंजाब पर भी लागू। अब देखना ये है, 2 बातें देखनी है। वो 2 बातें ये देखनी है कि इन मौजूदा हालात के अंदर कोई भी हुकूमत क्या कर सकती है, क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। और दूसरी चीज ये देखनी है शामी साहब कि पिछले 1 साल के अंदर इस सेक्टर को, जो सेक्टर हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस हुकूमत ने, किस सूबे ने क्या कोशिश की। तो अब इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 72 अरब रुपया दिया, जो कि मैक्सिमम अगर मैं पिछले 5 साल से कंपेयर करूं तो 30 अरब से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ा। उसके अंदर किसान कार्ड, उसके अंदर ग्रीन ट्रैक्टर, उसके अंदर लाइफ स्टॉक कार्ड, इंटर्नशिप, एग्री मॉल्स, बहुत सारे मंसूबे। अब ये एक था जो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम हो, क्योंकि पानी जो है वो कम होता जा रहा है और अगर इस तरह वाटर सोर्सेज डिप्लीट होते गए तो हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़राअत मुमकिन नहीं होगी। इस चीज को हमने एक्सरसाइज करने के लिए ना सिर्फ मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि हमने साउथ पंजाब में से, उसमें खालिद खोकर साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया इस कैंपेन में। हमने अर्ली कॉटन जो 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक थी, वो कभी भी 3,70,000 से ज्यादा नहीं लगी थी, हमने 9 लाख एकड़ के करीब लगवाई। सर इकदामात वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मुतालबा है अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो फिर किसान किसके पास जाएगा ना। यहाँ बैठ के तो ये सवाल कर रहे हैं कि बेसिक यानी कि अगर उसकी कीमत मुकर्रर की जाए। अगर आपकी विसादत से थोड़ा सा मैं उधर ही ला रहा हूँ बात को। उसके बाद मैकेनाइजेशन और सीड की तरफ बात हुई। अब मामला आ गया कि जी अब मौजूदा हालात में 4 में से 3 हुकूमतें मुआहदे के पीछे छुप कर बैठी हैं, उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं निकाली। अब सवाल यह है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो गलत है, उसको में बेहतरी लाई जा सकती है? तो खालिद खोकर साहब समेत और जितनी भी तंजीमें हैं या जमातें हैं वो हमें तजवीज दें। और अगर बात इसी पे आके रुक जानी है कि जी रेट दें, प्रोक्योरमेंट करें, सपोर्ट प्राइस दें, तो पाकिस्तान के किसी सूबे में सपोर्ट प्राइस नहीं है। सिंध के अंदर 90% हार्वेस्ट हो चुका है, एक दाना उन्होंने प्रोक्योर नहीं किया। 80% गंदम जो है वो तो पाकिस्तान, ये पंजाब में पैदा होती है ना, पंजाब में से, ठीक है ना। बिल्कुल। इस पे अब अगर कॉस्ट जो लागत है उनकी वो पूरी नहीं होगी, इसके असरात तो होंगे, आपको सियासी तौर पर भी नुकसान होगा और आइंदा फसल जो है वो भी इससे मुतासर हो सकती है। सर सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। मेरी तो एक ही गुजारिश है जी, मैं सर मेरी किरमानी साहब ये सुन लीजिए खालिद साहब की बात, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी है। नहीं सर, मेरी एक जुमला ले लीजिए सर, मेरी जुमला ले लेंगे। मेरी यही गुजारिश है आपसे सर, आप खुद जिम्मेदार हैं, खुद काश्तकार हैं, प्रैक्टिकल काश्तकार हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा मिनिस्टर एग्रीकल्चर एक काश्तकार है। मिनिस्टर साहब कम अज कम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आप बताएं, सारी कौम को पता चले कि काश्तकार जो चीख रहे हैं, क्या उनको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस रेट में मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आपने हमारा रेट तो कंट्रोल कर लिया, 2000 पे आ गया। चीनी में क्या हुआ सर? अगर क्या वो मजबूत लोग हैं, क्या वो ताकतवर लोग हैं? इसलिए हमने हर वक्त कपास की आप बात कर रहे थे, अभी कपास काश्त हो गई है सर। मैं अभी आपको बता के जा रहा हूं सर, कपास का काश्तकार इससे भी ज्यादा रोने वाला है क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम हो गया। आप सर हमारे सबसे सीनियर आदमी हैं सर, शामी साहब, हमारे साथ हो क्या रहा है जी इस वक्त? सर आप यकीन कर लें कि मैं कपास उगाता हूं अपने मुल्क के लिए, मेरे ऊपर फी मन 1850 रुपये टैक्स है। अगर एक अमेरिकन काश्तकार, ब्राजील का काश्तकार जहां पे बेचता है तो वो 100% टैक्स फ्री है सर। हम कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, ये मिनिस्टर साहब को पता है, जो मैंने नॉक ना किया हो सर उसके लिए। हम 1.5 करोड़ बेल से अगर 52 लाख बेल पे आ गए हैं, इसकी किसी को फिक्र है? मैं आज आपके फोरम पे बता के जा रहा हूं सर, मिनिस्टर साहब भी सुना, मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि हमने टारगेट अचीव किया गंदम का,
सर वो कैसे अचीव किया? हमने आप पे ट्रस्ट किया सर, हमने एतमाद किया, काश्तकार ने एतमाद किया, काश्तकार ने इस कौम के लिए, काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और इस जमीन का सीना। अब जवाब ले लेते, 2 मिनट रह गए सर, 2 मिनट रह गए ना, जब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। किरमानी साहब इसका जवाब देते हैं, पिछली हुकूमतों को छोड़ दें सर। मरियम नवाज साहब ने वादा किया था, वो कैसे पूरा होगा? मैं खोकर साहब से एक सवाल पूछता हूं कि अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जिस सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान की हर हुकूमत और हर सूबा है वो IMF का मुआहदा है, क्या जो पंजाब हुकूमत ने किया है उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? क्या गलत किया है सिवाय प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस के? आप हमें बताएं, हम आपकी बात पे अमल करते हैं। जी मैं आपके शो में ये सर, बता दें, आपके शो में बताएं। मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। कल सीएम साहबा एक सेकंड, अगर बात एंड यहाँ पे होती है कि जी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए और सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, तो इन एन आइडियल सिचुएशन एज ए जिम्मेदार अगर मैं बात करूं तो हाँ होनी चाहिए। लेकिन हुकूमतों ने एक बैलेंस मेंटेन करना है। हुकूमतें जो हैं जब कमिटमेंट के अंदर फंस जाएं तो हुकूमतों ने एक तरफ वन वे डायरेक्शन लेकर नहीं चलना। तो उसके अंदर जब आपने वीट पॉलिसी निकाली, तो अगर फूड डिपार्टमेंट और पास्को 6.5 मिलियन टन आउट हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करके फूड डिपार्टमेंट और पास्को की जगह खड़ा किया जाए ताकि वो प्रोक्योरमेंट करें। डिमांड सप्लाई ज्यादा हो रही है, ग्रेन मार्केट में ज्यादा आ रहा है, डिमांड कम है। हमने डिमांड ड्रिवन मेजर्स लिए ताकि जितनी सप्लाई है अगर उतनी डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली रेट स्टेबल करेगा। हमने फ्लोर मिल्स एसोसिएशंस को मार्कअप के बगैर लोन दिया, तो उनकी बेहतरी के लिए नहीं दिया। किरमानी साहब सर प्रोग्राम सर माजरत मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप यहाँ पे तशरीफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।